हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमारी चल रही थी क्लास 10th की यूनिट 2.2 रियल नंबर, जिसमें हम कर चुके थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। आज हम इस क्वेश्चन में करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं दे रखी है उनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने की प्रोसेस जो हमारे 8th क्लास का वीडियो था उसमें अच्छे से समझाई गई है, तो उसको आप पिछले जो वीडियो हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप इसकी पूरी प्रोसेस देख सकते हैं। जिसको भी अभाज्य गुणनखंड करने का मेथड अच्छे से पता नहीं हो तो उसको देख के आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो 3 संख्याएं दी है इनके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 12 जो है, इसमें पहली अभाज्य संख्या जो है 2, इसका भाग देंगे तो जाएगा भाग 6 बार, फिर 2 का देंगे गया 3 बार, फिर 3 का देंगे तो 1 बार। इसी तरीके से हम 15 में देखते हैं 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम किसका भाग देंगे 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। अब हम 21 में देखते हैं 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर देखते हैं किसका जाएगा 3 का भाग गया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब जो जो संख्या दे रखी है उनके आगे इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। इस तरीके से हमने इसके आगे अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब हम आगे क्या देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जब हम सबसे पहले मान लो हमने HCF ज्ञात किया। HCF में क्या करना है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं इन तीनों में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या हमें देखनी है, क्योंकि मैसे पे क्या होता है कि इसको ज्ञात करने के लिए हम लिख देते हैं कि सभी अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात। तो हमने क्या लिखा कि उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात वो क्या कहलाएगा, हमारा HCF कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि तीनों में पहले हम देखते हैं उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, तो हम देख रहे हैं 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं 3 इसमें आ रहा है, पहले गुणनखंड में, दूसरे में भी आ रहा है और तीसरे में भी आ रहा है। इसका मतलब ये नियम फॉलो कर रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है कि इन तीनों में ये उभयनिष्ठ है। इसके अलावा हम देखते हैं क्या 5 है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों तो उभयनिष्ठ नहीं होएगी, सिर्फ एक 3 ही है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में कॉमन है और इसकी न्यूनतम घात कितनी है 1 है। तो ये क्या हो गया, इसका HCF ज्ञात हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं का LCM ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखें कि इस LCM में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि LCM में क्या हमें ध्यान रखना है कि तीनों गुणनखंडों में जो भी अभाज्य संख्या आई है उसकी हमें अधिकतम घात लेनी है। चाहे वो 1 में हो बाकी 2 में ना हो, तो भी हमें वो अभाज्य संख्या लेनी है और उसकी अधिकतम घात को हमें यहाँ लिखना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सभी अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात, यानी मैक्सिमम पावर उसकी कितनी है वो वाले पद हमें लेने हैं। तो इन तीनों के हम, तो सभी अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या है 2 की अधिकतम घात कितनी है 2। फिर हम देखते हैं अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 3 में अधिकतम घात कितनी है, तीनों ही अभाज्य गुणनखंड में 1 ही है तो इसकी पावर 1। फिर हम देखते हैं 5 की पावर भी 1 है। 7 भी 1 बार आया तो इसलिए 7 की घात भी 1। अब हम क्या करते हैं, इन सबको गुणा करवा लेते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 गुणा 7 ये। अब इनको गुणा कराएं
420। तो ये 420 क्या आ गया, इस तीनों संख्याओं का एलसीएम आ गया। तो लास्ट में हम लिख देते हैं 12, 15 व 21 का लेस है पर, यानी एलसीएम तो आया 420 और मैस है पर, यानी एचसीएफ आया 3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करना तो और ही आसान है। किस तरीके से, क्योंकि इस दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो 3 संख्याएं दे रखी है वो तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होंगे कि वो खुद ही इसके गुणनखंड है। हम देखते हैं तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा। फिर हम 23 में देखते हैं, 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का ही जाएगा। 29 खुद अभाज्य संख्या है तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा। अब इन संख्याओं को हम यहाँ लिख देते हैं 17, 23 और 29। इसके आगे इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 17 गुणा 1, 23 गुणा 1, 29 गुणा 1। क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि उस संख्या में सिर्फ एक का और उसका खुद का ही भाग जाता है। अब हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम। तो हम एलसीएम निकालें। एलसीएम में क्या थी, मैक्सिमम पावर थी। जो भी अभाज्य संख्या थी उनके मैक्सिमम पावर। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। 17 है, 23 है, 29 है। तो इन सब की एक ही है पावर, तो 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इनकी गुणा करवा लेना, जो भी इसका मान आएगा। तो आप करवा के भी देख सकते हैं। सबसे पहले 17 और 23 की हम गुणा करवा लेते हैं। तो आए 391 गुणा 29। अब इस 391 को किससे गुणा करवानी है, 29 से। तो गुणा कराई 11,339। तो ये तो क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करना, हम देखते हैं कि तीनों संख्याओं के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये सिर्फ एक ही इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो तीनों अभाज्य संख्या थी इनके हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए। तो अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि एक वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने में रमन को 18 मिनट लगते हैं और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक स्थान, एक दिशा व एक ही समय में चले तो वो किस समय पर पुनः आपस में मिलेंगे। तो इन दोनों का चलने में जो समय लगता है, यानी कि एक वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने का टाइम तो क्या है, अलग अलग है, लेकिन हमें वो एक टाइम ढूंढना है जब दोनों क्या हो, ये वापस एक दूसरे से मिले। तो इसके लिए पुनः मिलने का समय क्या होगा कि इन दोनों का जो ये अलग अलग टाइम है, तो हम एक ऐसा समय निकालें जो इन दोनों संख्याओं का क्या हो, एक गुणज हो। तो हम लिख लेते हैं पुनः उसी स्थान पर मिलने का जो समय होगा वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एक गुणज होगा। तो उन दोनों का गुणज होने के लिए क्या करना होगा, हमें 12 व 18 का क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो वही प्रोसेस हमारी कि हम क्या करेंगे, 12 और 18 के गुणनखंड करेंगे। तो एक तो तरीका अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि क्या किया था, दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए थे और फिर उसमें अधिकतम जो घात थी उनका हमने क्या किया था, गुणा करवा के एलसीएम ज्ञात किया था। अब एक तरीका ये और है कि जब हमें सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो जो संख्याएं हमें दे रखी है उन संख्याओं का हम एक साथ भी एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से
लिख के। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में 2 का भाग जाता है, तो हम यहाँ गुणन क्या लिखेंगे 2। फिर 12 में 2 का भाग दिया तो क्या आया 6, फिर कॉमा लगा दिया हमने। अगली संख्या है 18, 2 का भाग दिया 18 में क्या आ गया 9। अब हम देखते हैं कि 6 और 9 अलग अलग संख्याएं हैं। 6 में तो 2 का भाग जाता है लेकिन 9 में 2 का भाग नहीं जाता, तो हम फिर से 2 का भाग देंगे। तो जिसमें भाग पूरा जाता है उसमें तो भाग देंगे। जैसे 6 में 2 का भाग पूरा जाता है तो हमने क्या लिखा 3 बार जाता है, फिर कॉमा लगा के इस संख्या को अलग कर दिया हमने। फिर हम देखते हैं क्या 9 में 2 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता। तो जिसमें भाग पूरा नहीं जाता उस संख्या को हम वापस से उतार लेते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में ही 2 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ हमें 2 का भाग नहीं देना है। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है 3 का हम 3 में भाग दें तो 1 बार, 9 में दें तो 3 बार। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें फिर से 3 का भाग जाएगा, तो 1 का तो भाग खत्म हो चुका है तो 1 को हमने उतार लिया। फिर 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बार। तो इस तरीके से दोनों संख्याओं को एक साथ लेके हमें एलसीएम ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। ये प्रोसेस हम कब करेंगे जब हमें सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना हो। एचसीएफ के टाइम ये प्रोसेस हमारी काम नहीं आएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब हमें अधिकतम पावर भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें उसी हिसाब से ही गुणनखंड आए हैं। 2 अधिकतम 2 बार और 3 अधिकतम 2 बार गुणा करवा दें। 2 दूनी 4, 3 की 3 से गुणा कराई तो 9, 9 की 4 से करवा दी तो 36। तो ये कितने समय बाद वापस से मिलेंगे 36 मिनट बाद ये वापस से एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः 36 मिनट बाद रमन व अनुप्रिया उसी स्थान पर मिलेंगे। अगला जो लास्ट इस प्रश्नावली का प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक कोई संगोष्ठी है, उसमें हिंदी के 60, अंग्रेजी के 84 और गणित के 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। अब हमें क्या करना है कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागियों को बैठाया जाए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कमरों की संख्या। तो इस प्रश्न में हमें क्या देखना है कि न्यूनतम कितने प्रतिभागी एक कमरे में बैठा सकते हैं। फिर हमें क्या करना, उनकी कमरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के प्रश्न में क्या करना है कि हमें प्रत्येक कमरे में न्यूनतम प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न में तो क्या पूछा है, कमरों की संख्या, लेकिन जब हम एक कमरे में कितने ज़्यादा बैठा सकते हैं, कम से कम अगर उनको बैठाएं, तो फिर हम क्या ज्ञात करेंगे कि टोटल जितने प्रतिभागी हैं उनसे कमरों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इनकी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो अलग अलग विषय के प्रतिभागी दे रखे हैं, जैसे हिंदी में 60, गणित में अंग्रेजी में 84 और गणित में 108, इनका हम क्या ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात कर ले, HCF ज्ञात करें। तो वही हमारी प्रोसेस कि हमें क्या करने हैं, HCF ज्ञात करने हैं। तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 60 के अलग, 84 के अलग और 108 के अलग गुणनखंड निकालने हैं। तो 2 का भाग दें हम 30, 15, फिर 5 का भाग जाएगा तो 1 बार। इसी तरीके से इसमें दें, फिर 2 का देंगे 21 बार, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। ऐसे ही इसमें 2 का 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे तो 1 बार। तो कहाँ तक हमने किए, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो हम इनके सामने लिख देते हैं 60 के 84 और 108 के गुणनखंड। तो 2 2 बार, 3 1 बार और 5 1 बार। ऐसे ही 84 के गुणनखंड देखें तो 2 2 बार,
3 एक बार और 7 एक बार। अब हम इसमें देखते हैं 108 में तो 2 2 बार और 3 3 बार, 1 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन तीनों का HCF ज्ञात करना है, यानी कि मैसेप है ज्ञात करना है। तो HCF में क्या बताया था कि तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कॉमन आना चाहिए। तो हम देखते हैं 2 तीनों में आ रहा है, फिर 2 तीनों में आ रहा है, फिर 3 तीनों में आ रहा है। अब हम देखते हैं 3 इसमें है लेकिन बाकी 2 में नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इन 2 में नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन 2 में नहीं है। तो कितने जोड़े आए, 3 जोड़े आए। इन तीनों जोड़ों में से एक एक अंक हम यहाँ लिख लेते हैं। इस जोड़े में से एक अंक, इस जोड़े में से एक अंक और 3 वाले एक जोड़े में से एक अंक। तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 3 12। यानी कि एक कमरे में न्यूनतम कितने प्रतिभागियों को बैठाया जा सकता है, 12। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें क्या निकालनी है, कमरों की संख्या। तो अब कमरों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या ज्ञात हो गई है। तो कमरों की संख्या निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं कमरों की संख्या बराबर कुल प्रतिभागी हैं उनकी संख्या, कुल प्रतिभागियों की संख्या बटे प्रत्येक कमरे में कितने बैठ रहे हैं। तो हम देखते हैं कुल प्रतिभागी कितने हैं, 60 प्लस 84 प्लस 108 और एक कमरे में कितने बैठ रहे हैं, 12। तो इनको हम जोड़ देते हैं, 2 बटे में 12, 12 का भाग दे दें, 12 दूनी 24, 1 से रहा, 12 एकम 12। ये हमारे पास आंसर आ गया कि कमरों की संख्या कितनी आ गई, 21। तो इन सभी 252 प्रतिभागियों को बैठाने के लिए हमें कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो ये प्रश्नावली है 2.2 ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो